देखो देखो हमने जो लास्ट कॉन्सेप्ट किया था ना, उसमें व्हाट वी डिस्कस्ड की एक और वर्डिंग करके देखते हैं कि व्हेन वी आर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ना, इसका मास m है और सरफेस ऑफ अर्थ पे तुम्हारे पास पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू gm/mm/r आता है। और जब तुम इसको, जैसे इसका ये रेडियस r है, जब तुम इसको h हाइट पे लेके आते हो तो यहां पे इसका पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू -gmm/r प्लस h आता है, -gmm/r+h। और ये एट हाइट h पोटेंशियल एनर्जी। और जब तुम इसका पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस लिखते हो तो वो gmm/r+h माइनस ऑफ gmm/r। और जब डेल्टा यू लिखते हो, gmm तो बाहर आ गया तो ये बन गया। अब हमने पोटेंशियल एनर्जी को लिखा, ये आ गया gmm/r इंटू r+h। और यहाँ पे कितना आ गया, r+h माइनस r गया, पोटेंशियल एनर्जी का बेटे वैल्यू आ गया gmm/r इंटू r+h। अब इसमें क्या किया कि हमने डेल्टा यू जो निकाला उसमें यहां से r कॉमन ले लिया तो ये बन गया gm/r, पहले से बाहर था, यहां से r कॉमन लिया, r² इंटू स्मॉल mh बाय 1+h/r। और तुम्हें ये पता है बेटा gm/r² तो स्मॉल g होता है। यहां से तुम्हारे पास पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस आया वो कितना आया, mgh/1+h/r। याद रखो, इट इज फ्रॉम सरफेस टू द हाइट h, फ्रॉम द सरफेस टू द हाइट h। ये रिजल्ट आया इसका ये रिजल्ट आया, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब चलो क्वेश्चंस करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके पास आता है कि टू आइडेंटिकल स्फेरिकल बॉल जिनका रेडियस r है, made up of same material and force of gravity between them is F directly proportional to किसके, ठीक है। R की पावर के बारे में बोल रहा है, R की पावर के बारे में बोल रहा है कि किसके प्रोपोर्शनल टू बाहर होगा। R की पावर n, n की वैल्यू निकालोगे, R की पावर n, R की पावर n और इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब करोगे कैसे, सुनो। हमारे पास दो बॉडीज आ गई और इन दोनों के मासेस आ गए m, दोनों के बीच में डिस्टेंस r है। They are very close and as if this separation is negligible, okay? तो तुम्हें पता ही है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के कारण ये फॉर्मूला क्या था, gm1m2/r²। और तुम्हें पता ही है ये दोनों आइडेंटिकल बॉडीज हैं तो दोनों का मास कितना आ जाएगा, डेंसिटी, और दोनों के दोनों स्फीयर्स है, स्फेरिकल बॉल बोला गया, 4/3πr3। और यहाँ पे जब तुम इसका वैल्यू पुट कर रहे हो तो तुम्हारे पास क्या आ रहा है, g m का वैल्यू पुट करो,
मतलब ये आ गया एक तरह से, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ m² बाय r स्क्वायर इज इक्वल टू g बाय r स्क्वायर और m की वैल्यू पुट कर दो 4/3 पाई r क्यूब रो और उसका भी स्क्वायर। बाकी सारे फैक्टर्स तो चलो कांस्टेंट आ गए, तो ऊपर आ गया r की पावर 6 बाय r स्क्वायर, ये कट गया, इधर 4 रह गया, ये आ गया k r की पावर 4, k इज कांस्टेंट। तो इस वजह से हमारे पास जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 4 आ गया। क्लियर हो गया बच्चों, ये पॉइंट क्लियर हो गया ना? यस। ओके, एक और क्वेश्चन देखिए। टू masses 10 kg at रेस्ट पे है, एंड 2 kg was placed at infinity. After some time, थोड़ी देर के बाद, they come close, वापस आ रहे हैं, मिल रहे हैं, एंड 10 kg जो है moves 10 kg move with 2 meter per second at any time, किसी भी टाइम पे, at any time, किसी भी टाइम पे। So find the velocity of 2 kg mass. Find the velocity of 2 kg mass. 2 kg mass का velocity निकालिए, क्या रहेगा? ये क्वेश्चन है। इट इज वेरी सिंपल कि तुम्हारे पास एक बॉडी थी 10 kg वाली जो कि रेस्ट पे थी, और दूसरी बॉडी थी 2 kg वाली जो कि इन्फिनिटी पे थी। अब ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, और क्या हुआ, 10 kg वाला इसी इंस्टेंट पे, टाइम t पे 2 मीटर पर सेकंड के साथ जा रहा है, तो 2 kg वाला इधर को किस स्पीड के साथ जा रहा है पर टाइम पे, इसका भी t0 यहाँ से यहाँ तक, इसका भी t0 यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये वाला मास 2 kg है। तुम इसमें क्या बोलोगे कि यहाँ पे जो नेट फोर्स है वो 0 है, नेट फोर्स 0 है, तो एक्सेलरेशन जो सेंटर ऑफ मास का है वो 0 है। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 है, तो मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी 0 है, मतलब कांस्टेंट है। कांस्टेंट बोले तो जो इनिशियल वेलोसिटी थी वही फाइनल वेलोसिटी है, जो इनिशियल वेलोसिटी थी वही फाइनल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी तो तुम्हारे पास रेस्ट पे थे दोनों के दोनों t0 पे, इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारे पास कितनी आएगी? 0। फाइनल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की क्या आएगी? m1v1 प्लस m2v2 बाय m1 प्लस m2। ये तो 0 है, जब ये 0 है तो ये तो 0 आ गया इधर, ये 0 हो गया। अब m1 कितना है? 10 kg, ये कितना है? 2, माइनस के साथ ये कितना है? 2 kg, इसका वेलोसिटी कितना है? v। यहाँ से v का वैल्यू तुम्हारे पास -10 है। -10 बोले तो दोनों की वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में, दोनों की वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में आएंगी। ओके,
ओके, अब जैसे एक और क्वेश्चन है, फाइंड द फोर्स ऑफ gravitation between the two bodies shown. Find the force of gravitation between the two bodies shown. दो बॉडीज के बीच में, और जैसे कि तुम्हें एक स्क्वायर दे दिया गया जिसका मास 2m है और जिसकी लेंथ l है, ये दे दिया गया, और एक एक्सटेंडेड बॉडी दूसरी दे दी गई, वो भी स्क्वायर है और इसका मास 2m है, इसका मास m है और इसकी लेंथ 2l है, ये दे दिया गया स्क्वायर। ये इनके बीच में फोर्स निकालना है, तो क्या होगा, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास लेंगे, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास इधर आएगा, इसका सेंटर ऑफ मास इधर आएगा। अब ये इस लोकेशन पे है, राइट, और ये 2l है, तो इसका सेंटर ऑफ मास इधर आएगा, मतलब ये थोड़ा सा किसी ना किसी डिस्टेंस पे होगा, ये। ओके बच्चों, और इन दोनों के बीच में ये दूरी r है, और नो डाउट ये टोटल l है, तो ये दूरी l/2 होगी। वैसे ये यहां से लेके यहां तक ये l होगा। एक मिनट रुकना बेटे, मैं थोड़ा सा सिमेट्रिकल डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, एक मिनट रुकना। ठीक, ये आ गया, ये मतलब इसी के ही लेवल पे है, कितना आ गया, ये आ गया बच्चे। अब ठीक है, ठीक है, अब इसका बेस तो सेम है, इसकी लेंथ ये भी l है, ये भी l है, इसका मास m है और ये सेंटर ऑफ मास है, पर इसका सेंटर ऑफ मास ऊपर होगा क्योंकि यहां तक तो ये भी l है, यहां तक तो ये भी l है, ये ऊपर से भी ये l ही होगा, सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ पे लाई करेगा, ये इसका मास कहाँ पे लाई करेगा, l/2। ये वाला दूरी कितना आ गया, l/2। अब इसके सेंटर से इसके सेंटर की दूरी r है, ओके, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक की दूरी r है, और डिस्टेंसेस तुम्हें दे रखे हैं, ये r है, ये l/2 आ गया, ये आ गया। एक मिनट में थोड़ा सा डायग्राम में कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक लग रही है, ये स्क्वायर नहीं दे रखा, चलो ठीक है, नहीं दे रखा, मैं क्या करूँ, मैं खुद ही लिख लेता हूँ। ये l/2 है, ये l है और ये भी l है, ठीक है, ये l/2 है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहते हो, उसको 3l/2 कह दो, ये l है। दिया गया क्वेश्चन, ये वाला डिस्टेंस तो मैं दिया गया, यहाँ से यहाँ तक का दूरी दिया गया, गिवन है, मैं अपनी तरफ से नहीं लिख रहा हूँ, मैं गिवन करती हूँ कि गिवन है।
तो जब तुम इसका फोर्स लिखोगे बेटे तो कितना आएगा जी, इसका मास m है, इसका मास 2m बाय आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। और इसकी वैल्यू जो है आर की वैल्यू ये आर है, ये आर है, और ये एल बाय 2 है, ये आर है, ये 3l बाय 2 है, ये l बाय 2 कितना आया 12 प्लस l 3l। ठीक है, ऐसा आ गया कुछ। यहां से आर का वैल्यू तुम लिख सकते हो जी इंटू 2m स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का वैल्यू लिख दो 3l स्क्वायर प्लस l बाय 2 का स्क्वायर, कुछ ऐसा। ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स हमने जो निकाला। अब देखो एक और क्वेश्चन, एक और है कि फाइंड नेट फोर्स ऑन m and 2m shown below. Find net force on m and 2m shown below. तो ये तुम्हारे पास एक इधर आ गया, ये इधर आ गया, और ये इधर आ गया। ये आ गया, ये मास m है, ये मास 2m है, और ये मास m है। और हम लोग क्या बोल रहे हैं कि फाइंड द नेट मास, नेट फोर्स ऑन मास m and 2m है shown below। ये कोई भी m ले लो है। अब देखो ये वाला 2m इस पे फोर्स इधर लगाएगा, इसका नाम लिख दो F2m। ये वाला m इस पे फोर्स इधर लगाएगा, इसका नाम लिख दो Fm। इनका आपस में दूरी a दे रखा है, तो नो डाउट ये एंगल 60 डिग्री है। ठीक है, तो फोर्स ऑन m कितना आ जाएगा ये वाला, फोर्स ऑन m, इसका कंफ्यूजन ना हो तो इसका नाम a लिख दो। नेट फोर्स ऑन a कितना आएगा, तुम लिखोगे नेट फोर्स ऑफ Fm एंड फोर्स ऑफ 2m। मतलब Fm का मतलब इसने जो फोर्स लगाया, 2m का मतलब इसने फोर्स लगाया, तो तुम इसमें बोलोगे इसका जो मॉड आएगा कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ Fm का स्क्वायर f ऑफ 2m का स्क्वायर प्लस 2Fm F2m cos 60, ये इसका रिजल्ट आएगा, ये इसका रिजल्ट आएगा। ये cos 60 क्या होता है 1/2 होता है। तो यहां से तुम Fm का वैल्यू निकाल दो, Fm कितना है तुम्हारे पास, G मासेस m, ये भी m स्क्वायर बाय a स्क्वायर, और 2m का मास कितना फोर्स आ गया G m इंटू 2m बाय a स्क्वायर। बस वैल्यूज पुट करनी है बच्चों, क्लियर हो गया ना पॉइंट। और इन दोनों पे तुम्हारे पास फोर्सेस तो सेम ही आएंगी, ये वाली इसका नाम तुम C रख दो, ये A ये B, ये आ गया FC और ये आ गया FA। FA आ जाएगा फोर्स।
ए बॉडी पे लगा ना नेट फोर्स, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चों? बच्चों क्लियर हो गया? फिर तुम्हें फोर्स ऑन बी निकालना है ना, नेट फोर्स ऑन बी कितना आ जाएगा, एफ ए प्लस एफ सी, दोनों इक्वल ही है बेसिकली, इसके बराबर ही है ये वाले, यही एफ सी है और यही एफ ए, देख सकते हो बेटा। पहला केस अलग था, दैट वाज अ नेट फोर्स ऑन ए, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल फोर्स। बच्चों क्लियर हो गया ना पॉइंट? बच्चों ये रिजल्ट आ गया तुम्हारे पास, सॉल्व कर लो, रिजल्ट आ गया। ओके अब देखो आगे, सॉल्व कर लेना बेटा इसको, सिंपल सा है पॉइंट ये वाला। अब देखो आगे, आगे हमारे पास पॉइंट है, फाइंड द gravitational field strength at x and y. Find the field strength at x and y. x and y पे field strength निकालो कितना है। Find the field strength at x and y. x and y पे field strength निकालो कितना है। देखो इसमें है कि ये मास m है, ये मास m है, ये मास m है, और ये आ गया a, और ये आ गया a, ठीक है। और ये आ गया a, और इसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि तुम्हें दो पॉइंट्स दे रखे हैं, एक ये वाला x और ये वाला y, बोला क्या बताओ इनमें फोर्स कितना है। तो देखो सबसे पहले तुम बेटे क्या करोगे, तुम्हारे पास ये जो मासेस दे रखे हैं, मतलब पॉइंट मासेस की तरह शो कर देता हूँ उनको, बड़े ध्यान से सुनना ये चीज को, पॉइंट मासेस को शो कर देते हैं, ये पॉइंट x। अब हुआ क्या, इस मास ने इस पॉइंट पे फील्ड अपनी तरफ लगाया, ये a पॉइंट रख दिया I A, इस मास ने इसको अपनी तरफ खींचा I B, और इस मास ने इसको अपनी तरफ खींचा I C, और तुम ये देख पा रहे हो I A, I B और I C इन सभी का वैल्यू सेम ही है, इक्वल है, सारे के सारे, सारे के सारे इक्वल है। तुम्हें याद है ना पॉइंट मास के लिए I का वैल्यू क्या था, याद है, GM बाय एक्स स्क्वायर। अभी इस केस में क्या होगा कि जितना वैल्यू इसमें क्या होगा कि जितना वैल्यू तुम्हारे पास ये डिस्टेंस है, उतना वैल्यू ये डिस्टेंस है, उतना वैल्यू ये डिस्टेंस है, तो सभी के लिए वैल्यू भी सेम, मास भी सेम। अब ये सारे के सारे, अब होगा क्या, मैंने तुम्हें वेक्टर्स में बताया था कि जब तुम्हारे पास 3 इक्वल वेक्टर्स आ जाए, तुम्हें वेक्टर्स में बताया था कि जब तुम्हारे पास 3 इक्वल वेक्टर्स आ जाएं and they form a closed structure, then
Resultant is 0. Then resultant is what? The 0. Then resultant is what? The 0. Clear हो गया point? Then the resultant is 0. तब resultant 0 के बराबर होता है. इस वजह से ये क्लोज स्ट्रक्चर बनेगा कैसे? यहां से ड्रॉ करोगे, इधर IC आ जाएगा, इधर ड्रॉ करोगे IA आ जाएगा, और इधर से इधर को ड्रॉ करोगे ये IB आ जाएगा. तो क्लोज स्ट्रक्चर बन गया. इस वजह से नेट सम 0 आ गया. अगर तुम इसको और वे में समझना चाहते हो, वैसे लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे करके. इधर हमारे पास इधर को आ गया IC, इधर को तुम्हारे पास आ गया IB, इधर को तुम्हारे पास आ गया IA. कंपोनेंट्स ले लिए, बस कैंसिल. ओके, तो ये रिजल्ट्स हैं. इसको याद रखना एक बार, जरूरी है. ओके, इसको याद रखना बेटा. ठीक है, ठीक है बच्चों. इसमें कोई डाउट किसी को? सेकंड पॉइंट बच्चों, कोई डाउट है तो बता दो. सेकंड पॉइंट है कि ये पॉइंट था तुम्हारे पास, ये कौन सा पॉइंट था भाई? अब जब तुम यहाँ पे मास रखोगे तो ये इस पे अपनी तरफ फील्ड लगाएगा. जब तुम यहाँ पे मास रखोगे, ये अपनी तरफ लगाएगा. तो ये दोनों फील्ड्स इक्वल एंड ऑपोजिट होगी, ये कैंसिल हो जाएंगी. सिर्फ ये मास के कारण फील्ड आ जाएगा इस तरफ. जैसे ये एंगल, ये ए है उस साइड, ये 60 डिग्री हो, तो ये वाली साइड कितनी आ गई? ए साइन 60. यहाँ पे वाई पॉइंट पे जो तुम्हारे पास फील्ड आएगा उसका वैल्यू आएगा -GM बाय ए साइन 60 का स्क्वायर. मतलब -GM बाय ए स्क्वायर साइन स्क्वायर 60. ओके, एक बार रिव्यू करो जल्दी जल्दी. आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स. कोई डाउट और क्वेरी है तो जल्दी जल्दी पूछो बेटे.
बच्चों कर लिया? बच्चों पढ़ लिया इसको? अब सुनो आगे बेटा, वो ना मैसेज ना किया करो, बोल दिया करो यार। सुनो नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन है, a spherically symmetric gravitational system of particles has a mass density rho is equal to rho naught or r less than equal to capital R and 0 for r greater than r। तुम्हें ये दे रखा है, मतलब जब r less than equal to r है तो वहां तक तुम्हारे पास डेंसिटी है, उसके बाद ये डेंसिटी नहीं है। where rho naught is constant, where rho naught is constant. So a test mass can undergo circular motion, under the influence of the gravitational force of the gravitational field of particles, और हम बोलते हैं कि इट्स स्पीड v as a function of distance r from the center of system is represented by तुम्हें ये ऑप्शंस दे रखी है, ये आ गया ये r और ये स्मॉल r, ये कैपिटल V फर्स्ट ऑप्शन, और B है ऐसे, ये R और ये V, ये B ऑप्शन आ गया, C आ गया, C आ गया, और ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ऐसे, फिर इधर, और लास्ट आ गया बच्चों ये ठीक है। तुम्हें स्पीड v बोला है इसने, पोटेंशियल नहीं है, v जो है वो स्पीड है, पोटेंशियल नहीं है। तुम्हें इसका वैल्यू बताना है कि कौन सा इसका ऑप्शन बन रहा है, ठीक है। तो देखो स्फेरिकली सिमेट्रिकल ग्रेविटेशनल सिस्टम है और उसकी डेंसिटी है, मतलब कहने का कि ये कोई स्फेरिकली सिमेट्रिकल कोई सिस्टम है और उसका बेटे r रेडियस और कैपिटल R इसका रेडियस है,
और सिर्फ जो तुम्हारे पास डेंसिटी है वो सारी रो नॉट है, सिर्फ कहां तक, यहां तक, यही दिया गया ना, आर लेस देन इक्वल टू आर तक डेंसिटी की जो वैल्यू है रो नॉट है। और जैसे ही तुम बाहर आ गए, जब ग्रेटर देन आर पे आ गए, तो यहाँ पे डेंसिटी 0 है, ये बोला जा रहा है। ठीक है, अब तुम्हें इसके बारे में बताना है कि ये क्या चीजें हैं इसमें। ठीक है, तो देखो करना कैसे, सुनो, तुम्हें पता ही है इसको सॉल्व करने के लिए ना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो एज जो इनसाइड होता था तुम्हारे पास ये ग्रेविटेशनल फील्ड, क्या होता था, के आर होता है, और जो फील्ड आ गया इनसाइड, कितना आ गया, मास आ गया एम, और फील्ड आ गया आई इनसाइड, और आई इनसाइड की वैल्यू कितनी, के आर, के सम कांस्टेंट बेटे, तो ये आ गया एम के आर, ये तुम्हारे पास फोर्स आ गया। अब क्योंकि हम ये बोलते हैं कि जब वो रोटेट करता है, तो ये वाली जो इनसाइड वाली फोर्स है इसको क्या प्रोवाइड करेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स, एम बी स्क्वायर बाय आर, एम एम गया, आर के साथ आर मल्टीप्लाई हो गया, तो बी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, सिंपली बोले तो बी प्रोपोर्शनल टू आर, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ गया सबसे पहले। कब, जब आर लेस देन आर है, आर लेस देन इक्वल टू आर का मतलब इनसाइड, यही जो सारी चीज हमने लिखी। उसके बाद तुम आ गए आउटसाइड, जब तुम आउटसाइड आ गए तो उसका कांस्टेंट तो के रहता है, पर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर होता है, मतलब चेंज कर गया ना, के की जगह सी लिख दो, सी बाय आर स्क्वायर हो गया। अब तुम्हारे पास जो फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा आउटसाइड में, उसका वैल्यू तुम क्या लिखोगे, मास इनटू द फील्ड व्हिच इज आउटसाइड, फील्ड आउटसाइड इज व्हाट, सी बाय आर स्क्वायर, ये आ गया mc बाय आर स्क्वायर, mc बाय आर स्क्वायर। तो ये तुम्हारे पास किसके बराबर है, mv स्क्वायर बाय आर के। यहाँ पे तुम देखो m और m गया, एक आर के साथ एक आर कट गया, यहाँ से बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाय आर, सी कांस्टेंट है, तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट आर, यहाँ पे इनवर्स, तो यहाँ पे हाइपरबोला बन गया। ये ग्राफ कौन सा बनेगा, सबसे पहले तो स्ट्रेट लाइन आएगा बेटे, और उसके बाद हाइपरबोला आएगा, तो ये वाला ग्राफ बन गया सी। ओके बच्चों, क्लियर हो गया ना पॉइंट, ये रिजल्ट आ गया। ओके, जैसे एक क्वेश्चन है छोटा सा, फाइंड द weight of a person at depth r by 2 डेप्थ r by 2 है, if weight on surface is 100 न्यूटन, 100 न्यूटन है सरफेस पे उसका वेट, तो तुम्हें पता ही है ग्रेविटी एट ए डेप्थ डी का फॉर्मूला कितना होता है, 1 माइनस डी बाई आर, ये जी आ गया, और 1 माइनस डी का वैल्यू तुम्हारे पास r by 2 है, आर कट गया, तो यहाँ पे g by 2 आ गया। सिंपल सी बात है, मास के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो वेट आ जाएगा। अब mg तुम्हारे पास 100 न्यूटन दे रखा है ऑलरेडी, तो 50 न्यूटन आंसर आ गया। ओके, इजी। अच्छा, एक और बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। व्हाट शुड बी द स्पीड of rotation of Earth so that the weight of a person
at equator is 0. इक्वेटर पे जो पर्सन है उसका वेट 0 हो रहा है। तुम्हें पता ही है ग्रेविटी का फॉर्मूला जी डैश क्या था यार, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा या थीटा या फाई कुछ भी। तो इक्वेटर के ऊपर हमारे पास लैम्डा की वैल्यू 0 एंड बाय क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा है जो ग्रेविटी है वो भी 0 जी डैश। इस वजह से हमारे पास आ गया जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। यहां से जब तुम ओमेगा निकालोगे तो वो स्क्वायर रूट ऑफ जी बाय आर आ जाएगा, ठीक है। और इसका जो टाइम पीरियड आएगा वो आ जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा, मतलब 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ आर बाय जी। जब तुम अर्थ के लिए पुट कर दोगे सारी वैल्यूज तो ये 84.6 मिनट्स बन जाएगा, 84.6 मिनट्स बन जाएगा। ओके, मतलब अगर अर्थ की जो, और नियरली देखो, जैसे यहां पे तुम ये भी नोट कर लो कि जो करंट एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ है ओमेगा सी, करंट लिख दो ऐसे करके ना, तो वो 2 पाई बाय 24 आवर्स 60 मिनट 60 सेकेंड कुछ ऐसे करके है, जो भी, ठीक है। और ये वाली स्पीड इतनी है। जब तुम इसका रेशो लोगे ओमेगा ओवर ओमेगा सी का तो ये नियरली 17 आ जाता है। मतलब कहने का कि अगर करंट का मतलब आज की जो स्पीड है वो 17 टाइम्स, मतलब अगर आज अर्थ की एंगुलर स्पीड 17 टाइम्स हो जाए तो इक्वेटर पे जितनी भी बॉडीज हैं वो सारी की सारी बॉडीज फ्लाई ऑफ हो जाएंगी, सारी की सारी बॉडीज फ्लाई ऑफ हो जाएंगी। ओके, इट इज अ वेरी 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 सिंपल कॉन्सेप्ट। ओके, एक और क्वेश्चन है जैसे काइनेटिक एनर्जी नीड टू प्रोजेक्ट a body of mass small m from Earth's surface to infinity, Earth surface से infinity तक is कितनी चाहिए? ऑप्शंस हैं mgr by 2 चाहिए, 2 mgr चाहिए, mgr चाहिए या mgr by 4। ये क्वेश्चन कंपटीशन में भी आ चुका है। कितना काइनेटिक एनर्जी चाहिए सरफेस ऑफ अर्थ से इंफिनिटी तक पहुंचने के लिए? बहुत सिंपल है, तुम बोलोगे सरफेस ऑफ अर्थ से बॉडी को फेंकना है तो इन्फिनिटी तक फेंकना है। इन्फिनिटी पे टोटल एनर्जी क्या होती है? 0। तो सरफेस पे भी टोटल एनर्जी नो डाउट 0 होनी चाहिए। तो जब तुम इसको फेंकने वाले हो काइनेटिक एनर्जी के साथ, तुम बोलोगे कि सर काइनेटिक एनर्जी के रहेगी, क्योंकि यही तो तुम्हें निकालना है, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस GMM बाय आर रहेगा और इसका सम 0 के बराबर। काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया? mgm बाय आर। और तुम्हें याद है g का वैल्यू gm बाय आर स्क्वायर होता था, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, सिंपल आंसर आ गया कितना? mgr। ये आंसर आ गया काइनेटिक एनर्जी। ओके, ये पॉइंट्स आ गए तुम्हारे पास। तो मतलब ऐसे ही सारे क्वेश्चन है बेटा इसके ग्रेविटेशन के, और हमने इतना ग्रेविटेशन अब तो कर लिया है कि तुम लोग इसके क्वेश्चंस अच्छे से बना सकते हो, अब बना सकते हो। मतलब इसको तो तुम खुद से बनाओ, कोई डाउट क्वेरी रहता है तो मेरे से पूछो।
ठीक है, ठीक है। और कल बेटा हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे कल। टाइमिंग बता दो, कौन सा टाइम रखना है कल सुबह? सुबह का रख लें टाइम? बच्चों बोलना पड़ेगा यार। सर सुबह किस टाइम?